गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ठीक है। और उसके अंदर आपने पढ़ा बेसिक डायग्राम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि अगर कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उसके लिए हम क्या क्या चीजों की हमें जरूरत होती है। एक सोर्स की, एक मोनोक्रोमेटर की, ठीक है, और किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, एक डिटेक्टर की, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल वाली क्लास के अंदर पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे कि आपका ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर जो ग्राफ बनता है या स्पेक्ट्रम बनता है वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। आज वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे कि जो स्पेक्ट्रम बनता है वो किस तरह से बनेगा, आपके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे जिनके बीच में आपका ये स्पेक्ट्रम या पीक मिलती है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। आपने जब ये बेसिक डायग्राम पढ़ा था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था कि एक आप क्यूवेट लेते हो, ठीक है। आपने क्या देखा था कि सबसे पहले हमने क्या लिया, एक सोर्स लिया, ठीक है। सोर्स को हमने किसमें से पास किया, एक मोनोक्रोमेटर में से, ठीक है। और इसको हमने किसके ऊपर डाला, एक क्यूवेट पे डाला। ये क्यूवेट क्या होती है, एक स्क्वायर शेप की एक ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके दो सिरे जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, दो ओपेक होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों दो सिरे जो होते हैं उससे वो पारदर्शी होते हैं। तो वो पारदर्शी सिरे जो है वो किसके आगे, इस लाइट के आगे रखे जाते हैं, ठीक है। इस क्यूवेट के अंदर हम हमारा क्या रखते हैं, अज्ञात विलयन या फिर अननोन सॉल्यूशन रखते हैं, ठीक है। और इससे जो आपको मिलेगा वो हमारा क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलेगा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्या करते हैं, किसी भी अननोन कंपाउंड के लिए दो बार परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पहली बार के लिए हम क्या करते हैं, इस क्यूवेट के अंदर हमारा रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, संदर्भ यौगिक। या फिर हम क्या लेते हैं इसके अंदर, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हमने क्या किया, अननोन सॉल्यूशन को घोला, यानी ये जो सोलवेंट है उस सोलवेंट को सोलो अकेला किसके अंदर लेते हैं, क्यूवेट के अंदर लेते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडिएशन देखते हैं कि आपने इंसिडेंट रेडिएशन डाली इस सॉल्यूशन के ऊपर, वो I0 थी, ठीक है। I0 इंटेंसिटी की, I0 इंटेंसिटी की हमने क्या की, रेडिएशन डाली किसके ऊपर, इस क्यूवेट के ऊपर। और इससे हमें जो मिला वो मिला I, ठीक है। बाहर निकलने के बाद में I कैसे मिला कि ये जो जितना भी सॉल्यूशन था इसने क्या किया, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद में जो हमें रेडिएशन मिलती है वो उससे हमें डिनोट किया किससे, I से, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हम दो चीजें काम में लेते हैं, एक आपका जो रेफरेंस होता है या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, सोलवेंट। ये जो सोलवेंट लेंगे जिसके अंदर हम हमारा अननोन कंपाउंड सोल्यूबल बनाकर उसको सॉल्यूशन बनाते हैं उसका, सॉरी। तो वो जो सोलवेंट है उसको अकेले को क्यूवेट के अंदर लेकर उसके लिए हम ये देखते हैं कि आई आपका या इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की वो कितनी चेंज होती है, ठीक है। अगर आप रेडिएशन यूज कर रहे हो किसी सोलवेंट के ऊपर तो इसे हम किससे लिख देते हैं, IR से लिख देते हैं कि आपने एक बार यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म की, किसके लिए, सोलवेंट के लिए, अकेले सोलवेंट के लिए। तो हमने I0 इंटेंसिटी की लाइट डाली इस सॉल्यूशन के ऊपर या इस सोलवेंट के ऊपर, और जो इमिट हुई उस रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या थी, IR थी, ठीक है। फिर दूसरी बार परफॉर्म करेंगे तब क्या करेंगे, हम इसके अंदर अननोन सॉल्यूशन लेंगे हमारा, ठीक है। अब ये अननोन जो कंपाउंड है उसको किसके अंदर सोल्यूबल बनाएंगे, किस, इस सोलवेंट के अंदर। और उसके हम बनाएंगे क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को रखेंगे इस क्यूवेट के अंदर। तब हमारी इंटेंसिटी जो होती है इंसिडेंट वो I0 ही होती है, लेकिन जो आपकी ये इंटेंसिटी आएगी ये आएगी IS मान लो, ठीक है। हमने सैंपल लिया हमारा जो कि अननोन था, ठीक है। उसको अगर हमने यहाँ से पास करवाया इस में से रेडिएशन, इस सॉल्यूशन में से, तो हमारा कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो यहाँ पर हमें इंटेंसिटी मिलेगी रेडिएशन की वो IS मिलेगी, ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमेशा दो बार परफॉर्म की जाती है, एक बार सोलवेंट के लिए या विलायक के लिए और दूसरी बार उस अननोन कंपाउंड के सॉल्यूशन के लिए।
जो उसी सोलवेंट में बनाया जाता है। ठीक है, दोनों बार क्या होता है, आपकी ये जो इमिटेड इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ठीक है, अगर आप रेफरेंस ले रहे हो या सोलवेंट ले रहे हो तो आपकी इंटेंसिटी इमिटेड मान लो IR है, और अगर आप सैंपल ले रहे हो अपना, उसका सोल्यूशन ले रहे हो, तो मान लो इमिटेड इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की वो कितनी है, IS है। तो ये IR और IS के अकॉर्डिंग ही हम क्या निकालते हैं, एब्जॉर्बेंस निकालते हैं कि आपकी एब्जॉर्बेंस कितनी आई या अवशोषकता कितनी थी उस पूरे कंपाउंड की। तो वो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं IR बाई IS से। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लगता है इसके अंदर। मतलब हमने कंपेयर किया किसके साथ, किसी इस सोलवेंट के साथ जो आप अननोन कंपाउंड जिसके अंदर आप घोलकर बनाने वाले हो। यानी हमने क्या किया, एक बार सोलवेंट लिया, उससे जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करना था उससे कर लिया। ठीक है, हमने पता लगा लिया कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अननोन कंपाउंड को इसी सोलवेंट के अंदर घोल दिया। तो इस सोलवेंट का तो हमें पता है कि ये कितना अवशोषकता है इसकी, कितनी एब्जॉर्बेंस है इसकी। तो इसके अलावा जितना भी चेंज आएगा आई के अंदर, वो हमारा क्या होगा, उस अननोन कंपाउंड की खुद की एब्जॉर्बेंस होगी। ठीक है, तो उसका कंपैरिजन करके हम ये बता सकते हैं कि आपका अननोन कंपाउंड जो है उसकी एब्जॉर्बेंस कितनी है, ये एब्जॉर्बेंस आएगी। ठीक है, और जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है एब्जॉर्बेंस और लैम्डा के बीच में। ठीक है, स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक्स और वाई डायरेक्शन आती है दोनों। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है इसके अंदर क्या होता है, लैम्डा या वेवलेंथ, कि कितने वेवलेंथ का हमें एब्जॉर्प्शन मिला। ठीक है, और यहाँ पे आता है आपका एब्जॉर्बेंस वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होता क्या है कि हम दो बार करते हैं, एक बार आपका रेफरेंस या फिर सोलवेंट लेके करते हैं, और दूसरी बार आप क्या लेके करते हो, दूसरी बार हम क्या लेते हैं, हमारा अननोन कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, अब क्या इसका स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा ये देखो आप। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक साइड में तो हम लेंगे एब्जॉर्बेंस, यानी अवशोषकता कितनी है उस मॉलिक्यूल की, अननोन कंपाउंड की। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं कि वो कितने वेवलेंथ के ऊपर ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, आपकी ये जो बनेगा स्पेक्ट्रम बनेगा, ये किसके किसके बीच में बनता है, एक तो वाई एक्सिस पे तो आपकी आती है एब्जॉर्बेंस अवशोषकता। ठीक है, और इस पे आता है आपका वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। ठीक है, कि कितने तरंग दैर्ध्य पर जाकर वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब ये जो आपके वैल्यूज है एब्जॉर्बेंस की और लैम्डा की, वो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, आपको जो ग्राफ मिलता है वो एक ब्रॉड पीक मिलती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये हम कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन का एक सॉल्यूशन लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होता है, कुछ वेवलेंथ की एक रेंज, अच्छी खासी रेंज आ जाती है जिसके अंदर ये क्या करेगा, एब्जॉर्बेंस दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है कि आपके किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये आपके कहाँ पे काम में आएगा, जब आप लास्ट में एग्जांपल्स पढ़ोगे। ठीक है, कि आपको कोई मान लिया ये स्पेक्ट्रम दे दिया, स्पेक्ट्रम में यहाँ पर ये वैल्यूज दे दी। ठीक है, ये वैल्यू अगर दी है तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि वो अननोन कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, तो इन वैल्यूज के बेस पे हम बताएंगे कि अननोन कंपाउंड कौन सा है। उसके लिए दो लॉ काम में आते हैं, वुडवर्ड फिशर का लॉ होता है इनोन्स के लिए, और एक और लॉ भी काम में आएगा, वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी क्या पढ़ रहे हैं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के प्रकार। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के प्रकार क्या है कि हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग एनर्जी के लेवल्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब ये एनर्जी लेवल
कुछ कम एनर्जी के होते हैं, कुछ हायर एनर्जी के होते हैं। ठीक है, एक आपने पढ़ी होगी एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो कोई भी ऑर्बिटल है वो एक तो मिलता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के फॉर्म में, ठीक है, और एक मिलता है एंटी बॉन्डिंग के फॉर्म में। तो एंटी बॉन्डिंग जो होता है उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा कम होती है। अगर किसी मोलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो वो आता है किसमें, नॉन बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी जो होती है वो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बीच की होती है। ठीक है, तो आपके पास अगर आप कोई मॉलिक्यूल देखो तो उसके अंदर कितने तरह के बंध होते हैं। एक होता है सिग्मा बंध, ठीक है, जो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजिक बंध होता है। ठीक है, एक होता है आपके पास कौन सा बंध, पाई बंध, जो किसके बीच में बनता है, पी ऑर्बिटल्स के कारण बनता है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। एक होता है आपके पास एन, एन क्या होता है यहाँ पे, लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है ये, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके साथ कोई बंध नहीं बना हुआ होता, जो कि किसी भी एटम के ऊपर क्या होते हैं, फ्री मिलते हैं। जैसे आपके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ठीक है, अब ये तीनों तरह के बॉन्ड होते हैं तो इनके एनर्जी लेवल भी होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बॉन्ड बनता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की है की वजह से क्या है, एनर्जी लेवल है तीन अलग अलग। अब ये तीन एनर्जी लेवल है, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, एक पाई स्टार होता है, एक सिग्मा स्टार होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वाला आपका बॉन्डिंग नहीं आएगा, ये नॉन बॉन्डिंग में आता है। ठीक है, बॉन्डिंग में आएंगे सिग्मा और पाई, और सिग्मा स्टार और पाई स्टार ये दोनों कहाँ पे आते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इनकी एनर्जी का एक डायग्राम बनाना है या एनर्जी लेवल्स का अगर एक डायग्राम बनाना है, तो उसमें से सबसे कम एनर्जी लेवल कौन सा होता है, सिग्मा का, पाई का, या सिग्मा स्टार का, या पाई स्टार का। तो हमें ये तो पता है कि जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे कम एनर्जी वाले ये तो नहीं होंगे। ठीक है, बचे कौन से, ये तीन। इन तीन में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा जो है, जो आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। अगर हम एनर्जी लेवल्स बनाएं तो सबसे कम एनर्जी का एनर्जी लेवल हमारा कौन सा होता है, सिग्मा होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करने के बाद ये बनता है। ठीक, उसके बाद में सेकेंड जो एनर्जी लेवल होता है वो हमारा किसका होता है, पाई का होता है। ठीक है, थर्ड जो होता है वो क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, दो तरह के और आएंगे, एक तो आएगा आपका सिग्मा स्टार और एक पाई स्टार। अब सिग्मा स्टार और पाई स्टार में से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, आपके सिग्मा वाले की, जिसकी एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की सबसे कम है, उसी की एंटी बॉन्डिंग की ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का आएगा आपका सिग्मा स्टार और उससे कम का आएगा पाई स्टार। तो ये हमारे क्या है, एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी लेवल्स है। अब इन एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, कि अगर कोई मॉलिक्यूल है इसके अंदर इतने सारे एनर्जी के लेवल मिल रहे हैं, तो अगर उस मॉलिक्यूल पर हम बाहर से रेडिएशन डालेंगे, विकिरण डालेंगे, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उन रेडिएशन में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद करता क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में भेजता है। ठीक है, जब ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो क्या होता है, ये बहुत कम टाइम तक यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये क्या करता है, धीरे धीरे वापस कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करता है। और जब ये वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है तो यहाँ से क्या होती है, कुछ रेडिएशंस बाहर निकलती है, जो हमारी क्या होती है, इमिटेड रेडिएशंस होती है। ठीक है, ये क्या होती है, इमिटेड रेडिएशंस होती है, और इसको
हम क्या करते हैं, ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है वो कितने प्रकार का हुआ, एक तो होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यानी हम सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कहाँ पे जा रहे हैं, सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ जा रहे हैं। तो पहला जो आपका इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो क्या होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, पाई टू पाई स्टार होता है। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है, पाई टू पाई स्टार होता है। यानी किसी मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके पास क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पाई का एक एनर्जी लेवल होगा, तो पाई स्टार का भी एनर्जी लेवल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो हमारा कहाँ से पाई टू पाई स्टार भी हो सकता है। इसके अलावा कहाँ से कहाँ तक, एन टू सिग्मा स्टार भी हो सकता है, कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कहाँ पे चले जाए, सिग्मा में चले जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबल होता है। और एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि एन से पाई स्टार में चले जाए। ये किस पे डिपेंड करता है कि किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उस एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी होगी। अगर आप ओवरऑल सारे मॉलिक्यूल की बात करते हो तो आपके पास 4 तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, एक होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, यानी सिग्मा के बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, दूसरा होता है आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन या संक्रमण। ठीक है, तीसरा होता है आपका एन टू पाई स्टार, और चौथा होता है आपका एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, ये 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स का अलग अलग ट्रांजिशन को अगर अपने स्टडी करें तो ये देखो कि इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल आएंगे। अगर आप सिग्मा टू सिग्मा स्टार की बात कर रहे हो तो इसमें कौन से मॉलिक्यूल आएंगे जिसके अंदर क्या बने हुए हो, सिग्मा बंध बने हुए हो। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये किस वेवलेंथ की रेंज के अंदर आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आते हैं लगभग 150 से लेके 400 nm तक। ठीक है, ये किस में आते हैं, 150 से 400 nm तक आते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, 4 तरह के ट्रांजिशन हुए। अब इन अलग अलग ट्रांजिशन को हम अलग अलग पढ़ते हैं कि किस मॉलिक्यूल में किस तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। जैसे आपने पहला लिया कौन सा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, पहला आपका क्या है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये कौन से मॉलिक्यूल में होंगे, ये ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर होंगे जिसके अंदर क्या मिलता हो आपको, सिग्मा बंध मिलता हो। ठीक है, तो सिग्मा बंध वाले मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, एल्केन हो गए। ठीक है, सारे एल्केन क्या होते हैं जिसके अंदर सिग्मा बंध होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके अंदर जो ट्रांजिशन होंगे वो कौन से होंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो गए। जैसे आपके इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। ठीक है, ये सारे सारे के सारे एल्कीन जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हमें क्या मिलता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जिसके अंदर एनर्जी का गैप जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा होता है। अब इनके जो एनर्जी की या फिर लैम्डा की जो रेंज होती है वो 150 से लेके 200 nm तक होती है। ये क्या होती है, 150 से 200 nm तक होती है। जितने भी आपके सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होंगे उनके अंदर क्या होता है, लैम्डा की जो रेंज है वो कितनी होती है, 150 से 200 nm के बीच में होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस का जो लेवल होता है, ट्रांजिशन होता है, वो कौन सा होता है, ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस का। यानी अगर हम इस सिग्मा से सिग्मा स्टार के बीच में जा रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है, जिसे हम किससे लिखते हैं, डेल्टा ई से लिखते हैं।
तो डेल्टा ई जो है वो इन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। कौन से? जो कि आपकी एल्केन्स होते हैं, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। ठीक है। दूसरा होता है आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है। क्या क्या हो सकता है? एल्कीन हो सकती है, एल्काइन हो सकता है, जिसके अंदर क्या हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो या पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स भी होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम पाई टू पाई ट्रांजिशन की बात करें तो जितने भी डबल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है, और इनका जो रेंज होता है लैम्डा का, वो इस 200 नैनोमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये क्या होता है, 200 नैनोमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का। ठीक है, पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है उसके अंदर लैम्डा का रेंज जो होता है वो 200 nm से ज्यादा का होता है। और होता किन में है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी पाई का एनर्जी लेवल आपको मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, एक होगा पाई और एक पाई स्टार। ठीक है, ये दो हुए। आपका जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो मेनली किसके लिए काम में आती है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या मिलता हो, आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलता हो। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली उन यौगिकों में काम में आती है। लेकिन आपके इसके अलावा दो तरह के ट्रांजिशन और होते हैं, एक होता है एन टू पाई स्टार और एक होता है एन टू सिग्मा स्टार। तो इन दोनों के अंदर भी पॉसिबिलिटी होती है किसकी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है,